नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं इस समय के बुलेटिन की। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। बता दें कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को दिया है न्योता। 10 दिन में साबित करनी होगी बहुमत। 47 विधायकों के समर्थन का जो दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। बता दें कि यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को न्योता दिया है। साथ ही 10 दिन में साबित करनी होगी बहुमत। 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को दिया है न्योता। बता दें कि 10 दिन में साबित करनी होगी बहुमत। 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। 10 दिन के अंदर उनको बहुमत साबित करनी होगी। बता दें कि 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इस समय अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से बने हुए हैं संवाददाता। तो अजय, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कितने बजे शपथ ग्रहण होगी? देखिए, कल से लगातार जो है सियासी संकट के तौर पे गुजर रहा था झारखंड। और कल रात 11 बजे राज्यपाल ने राज्य सरकार बनाने का निमंत्रण सौंपा है और कहा है कि आप अपने सुविधा अनुसार शुक्रवार को कभी भी आप शपथ ले सकते हैं। तो आज चूंकि कल रात में वो मिलने गए थे, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन और सत्यानंद भोक्ता, ये 3 विधायक जो थे वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे। और उन्होंने कहा है कि वो 12 दिन का समय दिया है कि वो 12 दिन के अंदर अपनी बहुमत को सिद्ध करने का अवसर दिया है। जी, तो चंपई सोरेन के साथ ही कितने मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अभी चंपई सोरेन के बाद लगभग मुझे लग रहा है कि 5 मंत्रियों का शपथ का अभी तक सूचना आ रही है। लेकिन पार्टी की ओर से, यानी सुप्रीयो की ओर से, जेएमएम की ओर से अभी आ रही है कि 3 ही मंत्री पद शपथ लेंगे। अजय, चंपई सोरेन को राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया है, लेकिन निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था और कल कहा था कि उनके पास बहुमत नहीं है। क्या लगता है कि चंपई सोरेन बहुमत साबित कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अब तक जो कल की जो पैरेड हुई, कल उन्होंने राज्यपाल के साथ वो मिलने के लिए गए थे, तो लगभग उनके जो बहुमत जो सिद्ध करने के लिए जो विधायक होनी चाहिए वो लगभग उनके पास मौजूद रहे। तो ऐसे में जो उनकी बीजेपी की ओर से दावा जो की जा रही है, ये अब तक तो उस पर नहीं बहुत ज्यादा ये किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो सरकार के पास जो बहुमत है वो अब तक सिद्ध करने के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए ये तय है। लेकिन देखिए, इसमें एक घटना हो सकती थी, जो कि 12 दिन का जो बहुमत सिद्ध करने का जो दिया है। तो वैसे में जो अभी अंदर रात में भी चल रही थी ये बात की 2 डिप्टी सीएम बनने की सूचनाएं मिली थी। मतलब एक कांग्रेस से और एक जेएमएम से भी डिप्टी सीएम की बात आई है। अब कई मंत्रियों का भी फेरबदल होना है, कांग्रेस में फेरबदल होना है, जेएमएम में फेरबदल होना है। ये पूरी घटनाक्रम अभी लगातार कुछ चलती रहेगी। अब जब तक सरकार पूरी तरीके से ये पूरी समझन के साथ, अपने दोनों पार्टियां, जो कि जेएमएम भी है, उसके साथ बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बड़ी पार्टी है। अब दोनों को संयोजन करके ही आगे की ओर रणनीति तय की जाएगी और तब तक के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अजय, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं। क्या कहना है इसमें आपका? जी बिल्कुल, ये बात कल भी आई थी कि 2 डिप्टी सीएम, एक कांग्रेस कोटे से डिप्टी सीएम की बात हो रही है और एक जेएमएम से डिप्टी सीएम की बात हो रही है। अब ये डिप्टी सीएम कौन होंगे ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो आर्टिकल आ रही है, जो सामने सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि आलमगीर आलम जो होंगे वो डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे। और जेएमएम से अब तक नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये या तो कल्पना सोरेन होंगे या फिर बसंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं कैबिनेट के मंत्रियों में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका।
वाराणसी व्यास जी तहखाने में पूजा का विरोध। बता दें कि पूजा पाठ के खिलाफ मुस्लिम समाज ने किया है ये ऐलान। बनारस बंद का मुस्लिम समाज ने ये ऐलान किया है। आज मुस्लिम इलाकों में जो है वो दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जुम्मे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने किया है ये बंद का ऐलान। पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समाज का ये बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा भी कर दिया गया है। तो ये मुस्लिम समाज की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि बनारस बंद, मुस्लिम समाज की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि बनारस बंद का। बता दें कि जुम्मे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का विरोध किया गया है। पूजा पाठ के खिलाफ मुस्लिम समाज ने किया है ये बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सपा ने अपने पहले 16 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा से सांसद एसटी हसैन से इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद है। सर, पहली लिस्ट जारी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है सोच समझ के जारी की गई है। हमारी अपनी सीट्स हैं ये, और हमें उम्मीद है कि बाकी और सीटें भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद। कहा जा रहा है जिस तरह से आपने ऐलान किया कांग्रेस को सीट दी, तो कांग्रेस पे भी विरोध है पूरी तरह से। जैसे कांग्रेस चाह रही थी चुनाव में सीटें मिलें, उस तरह से सीटें नहीं दी गई। नहीं, 11 सीटों का तो अखिलेश जी ने कही दिया कि हम दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के एक एमपी थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लेकिन हम जब साथ लड़ेंगे तो उनके एमपी भी बढ़ेंगे और हमारे भी बढ़ेंगे। हमारा टारगेट सांप्रदायिक शक्तियों को हराने का है। हमारा टारगेट देश के संविधान को बचाने का है। हम कांग्रेस के साथ मिलके, क्योंकि कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो आप जानते ही हैं, इससे बड़ी सेकुलर पार्टी शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं है, तो हम मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपसी मतभेद होते हैं तो वो सुलझा लिए जाएंगे। कोई मनभेद हमारे और उनके बीच में नहीं है। सर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं इस बार सपा का सपाया हो जाएगा 2024 में। उन्हें दिन में सपने देखने का शायद आदत हो, अक्सर वो ऐसे ही सपने देखा करते हैं और इसी तरह के बयान देते हैं। मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। तो जिस तरह से अब कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर रही है, क्या सपा का जो है गठबंधन हुआ, सपा भी इस न्याय यात्रा में साथ रहेगी? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे कि हमें साथ रहना है या अलग रखना है। गठबंधन होगा तो हम साथ ही रहेंगे। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के द्वारा लगातार बयानबाजी को लेकर बीजेपी के राज्यपाल सांसद बाबूराम निषाद ने इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दूसरा आखिरी बजट पेश किया है, जिसके बाद लगातार विपक्ष सत्ता पर हमलावर है। हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद जी। सांसद जी, जिस तरह से आज बजट आया है, इतनी योजनाएं जनता के लिए आ जाई हैं, उसके बाद लगातार कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी कर्जा लेके पूरी तरह से देश को चला रही है। बीजेपी देश को विकास देकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी यहाँ के संसाधन बढ़ाकर किसानों को दे रही है, मजदूरों को दे रही है, मजलूसों को दे रही है, झुग्गी वालों को दे रही है, झोपड़ी वाले को दे रही है, मछुआरों को दे रही है। अरे मछुआरा समाज को देखो, सी फूड में उन्होंने दुगना हो गया। मछुआरों के कल्याण के लिए, झुग्गी झोपड़ी के विस्तार के लिए, उनको मजबूत करने के लिए ये सरकार पहली बार खड़ी हुई है। बहुत सरकारें आई और गई
मोदी जी ने जो गरीब के कल्याण की जो योजनाएं ज़मीन पर उतारी हैं, वाकई में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब आम गरीब गांव की जनता खुशहाल हुई है। कहीं भी दूर के क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में, नदी के क्षेत्र में, जलाशय के क्षेत्र में, झील के किनारे, समुद्र के किनारे चले जाइए, जनता खुशहाली महसूस कर रही है। ये मोदी जी की सरकार है, जो उनका हक और अधिकार था। सरकार के नाते सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय उपलब्ध कराए। इस सरकार ने लगातार उपलब्ध कराया। आज का जो बजट है बहुआयामी है, सर्वव्यापी है, बहुमुखी है, किसानों के हित में है, व्यापारियों के हित में है, सक्षम वर्ग के हित में है, सबके हित में है। कांग्रेस ने 50-55 साल राज किए हैं। अरे जनता भूख से तड़पती रही है, याद करो आपकी सरकारों का कालखंड। प्यास से तड़पती रही है, दवाई के लिए तड़पती रही है। रे मित्रों, बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मैं सुनता हूँ, बड़ा खेद लगता है कि क्या क्या बोलते हैं। मोदी जी ने पहली बार 10 साल पूरे करने जा रहे हैं, और 10 साल के अंतर्गत मैं कह सकता हूँ कि देश का चौमुखी विकास, गरीबों का कल्याण, मजरूसों का कल्याण, मछुआरों का कल्याण, किसानों का कल्याण, नारी का उत्थान, नौजवानों को रोजगार, बेसहाराओं को सहारा। कोई भूखा नहीं है, कोई प्यासा नहीं है, कोई नहीं कह सकता मैं इलाज के लिए तड़प रहा हूँ। सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, गरीब उसका लाभ उठा रहा है। बहुत कुछ सांसद जी, आप योजना गिना रहे हो, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो विदाई बजट है इस बार भाजपा का। अखिलेश जी, ये विदाई बजट नहीं है, आप लोगों की विदाई होगी इस बजट से। और लगभग आपकी विदाई 17 से शुरू हो गई थी। अभी इंतज़ार करते रहना, इंतज़ार करते करते, और भाजपा अब इंतज़ार नहीं कर रही। भाजपा को मौका मिला है तो उनका उत्थान कर रही है। उसी कारण है कि 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, हम जीते हैं। और 24 भी ऐसा जीतेंगे कि विपक्षी और इंडी गठबंधन धराशायी होकर पड़ा होगा ज़मीन पर, और जनता खुश होगी। और जनता जब मतदान होगा तो गांव गरीब पूर्वे मजरे में निकल कर भारी मतदान करेगी और कमल का बटन दबाएगी। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ऐसे सक्षम प्रधानमंत्री होंगे जो देश और दुनिया में अभी डंका कम बज रहा है, आगे और मजबूत बजेगा, जिससे यहाँ का जनता खुशनुमा माहौल में रहेगी, आत्मसम्मान से परिपूर्ण अभी भी है, आगे और भी मजबूत होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबूराम निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावर है, ये उनके झूठे जितने भी उन्होंने जनता से, लोगों से झूठे वादे किए हैं, उनका नतीजा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होने के बाद लगातार एक पक्ष द्वारा विरोध जारी है। बता दें कि ओबीसी इस फैसले को गलत बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला से इंडिया वॉइस के संवाददाता सादिक खान ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद लगातार विपक्ष सत्ता पर हमलावर है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला। भराला जी, जिस तरह से लंबे समय बाद अब पूजा अर्चना शुरू की गई है, ओवैसी कह रहे हैं ये फैसला ही सरासर गलत है। देखिए, ये फैसला बहुत ही न्यायप्रिय है, और माननीय न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया है वहाँ पूजा का, ये बिल्कुल सही है। और 30 वर्ष पूर्व में अगर चले जाएंगे तो वहाँ की जो महंत थे श्री व्यास जी, वो लगातार वहाँ पूजा करते थे। इसके पूरा कोई ऐसा लंबा इतिहास नहीं है कि वो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। जब वहाँ पूजा अर्चना उसके अंदर होती रही है हमेशा, तो ये कांग्रेस का एक दूसरा पाप है। उनकी सरकार के काल में उन लोगों ने ये इसको कैसे बंद कराया और क्या उन्होंने षड्यंत्र रचा, और उस समय जब तत्कालिक सरकार राज्य में थी तो उस समय के ये सब तानाशाही हुआ। और आज जो न्यायालय ने इतने लंबे समय सुनवाई के बाद में जो निर्णय दिया था, ये बिल्कुल न्यायप्रिय है। और वहाँ सनातन हिंदुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए जिस प्रकार से अनुमति दी गई है,
माननीय न्यायालय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कहना ओवैसी का जिस प्रकार से वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के जो रोटी सेकता है, वो हर जगह उसमें तुष्टीकरण खोज लेता है। मैं निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि न्यायालय का जो निर्णय होगा, अब ये ऊपर तक यही निर्णय होगा क्योंकि सत्य यही है। और मैं निश्चित रूप से एक बात पर विश्वास रखता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वो सारी हिंदुओं की धरोहर है, सनातन की धरोहर है, और वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में हमेशा रहेगी। जिस तरह से अब लगातार ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के साथ भी गलत हुआ है, फैसले को पूरी तरह से वो गलत ठहरा रहे हैं, लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, वो केवल मुस्लिमों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और जो मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति वो करना चाहते हैं, वो उनका कभी सपना साकार नहीं होगा। अब उसको अपनी हैसियत का पता लग गया है कि जिस प्रकार से इस बार तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा है और मत प्रतिशत जो भारी मात्रा में, और हमने वहाँ लगभग 8 सीटें प्राप्त की हैं, तो उसको अपनी हैसियत का, औकात का पता लग गया है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, इस देश के मुसलमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, वो उसके उकसाने में अब नहीं आएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भराला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी मुस्लिमों को उकसाने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुक के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में लोगों का जत्था पहुंच रहा है, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच भी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचा। उनका कहना है कि रामलला हमारे पूर्वज हैं, हमारे नबी हैं। इंडिया वॉइस ने मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के सदस्यों से खास बातचीत की। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगभग 15 लाख से अधिक राम भक्तों ने भगवान राम के दर्शन पूजन भी किए हैं, साथ ही साथ मत्था भी टेका है। ऐसे में जो मुस्लिम संप्रदाय का जो एक बड़ा डेलीगेशन, जो बड़ा जत्था था, वो अयोध्या पहुंचा है भगवान राम के दर्शन पूजन करने। हमारे साथ मुस्लिम संप्रदाय से ही जुड़े हुए लोग हैं, इनसे पूछें। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राहिल हसन है। ये सर, आज अयोध्या में आप आए हैं, भगवान राम के दर्शन पूजन किए हैं, कैसा लगा है? भगवान रामलला जी के दर्शन करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा, और हम सब ने दुआएं की कि भारतवर्ष में इसी तरह का खुशहाली और जो न्याय का राज है वो स्थापित रहे। ये और सबसे बड़ी बात कि भगवान राम का आपने दर्शन पूजन किया, तो उस भगवान का जो फेस है वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत ही मनमोहक रहा है, और हम सब देख के बहुत ही मन से प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जो चेहरा है वो बिल्कुल उसका व्याख्या करना बहुत मुश्किल है शब्दों में। अयोध्या को गंगा जमुनी तहजीब की विश्व प्रख्यात मानी जाती है, तो अपने मुस्लिम संप्रदाय में लोगों को, अपने भाई बंधुओं को किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा संदेश नहीं है, तो भगवान राम का भी संदेश है कि सब जब वो उनका राज्य था तो उन्होंने कभी किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होने दिया, और उनका संपूर्ण जीवन ही त्याग, तपस्या, बलिदान और न्याय करा है। तो जब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हम लोग तो अभी नए जनरेशन है, हम तो अपने सनातन, अपने पुराने धर्मों, अपने जो मानने वाले हैं उनसे सीखते हैं, तो उनसे हम लोग ने सीखा, और भारतवर्ष की जो परिकल्पना है रामराज की, वो उन्हीं के आदर्शों पर चल के पूरी होगी। जो बनारस में जो एएसआई का जो एक बड़ा प्रकरण सामने आया है कि एएसआई ने लगभग 900 पन्नों का जो रिपोर्ट पेश किया, जिसमें साफ तौर पर लिखकर दिखाया गया कि पहले वहाँ मंदिर थी, मंदिर के खुदाई में कुछ अवशेष भी मंदिर के प्राप्त हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पुराने टाइम जब मुगल शासन था तब बहुत सारे मंदिरों को विध्वंस किया, कि जो ऐसे शासक रहे हैं जो मतलब एक धर्म या एक स्वरूपी सोच के रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो ऐसी बहुत जगह है, बिल्कुल ये सभी जानते हैं, हर कोई जानता है, और मुसलमानों को भी इसको मालूम है, और अगर आया है तो जो कोर्ट न्याय फैसला करेगी उसको सबको मानना चाहिए, और वो होना चाहिए। क्या नाम आपका? राहिल हसन, प्रयागराज। तो ये रहे राहिल हसन प्रयागराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भगवान राम है वो आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2024-25 का बजट पेश किया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को बधाई दी। तो वहीं पीएम मोदी ने बजट को लेकर बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन ये समाज सेवी और इनोवेटिव भी है। लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा।
निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।